This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. प्यार इश्क सुकून है, जुनून है। प्यार में डूबे इंसान को कभी सही गलत का एहसास नहीं हो पाता। पहले लोग इश्क में पागल हो जाते थे, अपनी जान भी कुर्बान कर देते थे, लेकिन आज का प्यार तो जान लेने वाला है। आजकल तो 4 दिन के प्यार की खातिर अपनों की ही बलि चढ़ाने का फैशन चल पड़ा है। जवान होते लड़का लड़की अपनों का ही खून बहाने में क्राइम की सभी हदें पार कर रहे हैं कि शातिर अपराधी भी शर्मा जाए। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां एक नाबालिग बेटी जो इश्क में इस कदर अंधी हो गई थी कि आशिक के हाथों अपने ही परिवार का खात्मा करवा बैठी और अपने क्राइम पार्टनर के साथ महीनों पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। कत्ल की इस भयानक वारदात ने एमपी ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज की हमारी कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में रेलवे की एक कॉलोनी है जिसका नाम है मिलेनियम कॉलोनी। इसी कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा परिवार सहित रहते थे। राजकुमार रेलवे में अच्छी पोस्ट पर थे। उनके परिवार में 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क थे। 2023 में एक बीमारी के चलते पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब राजकुमार अकेले ही परिवार और दोनों बच्चों को संभाल रहे थे। जबलपुर से 250 किलोमीटर दूर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पिपरिया इलाके में राजकुमार विश्वकर्मा के छोटे भाई रहा करते थे। 15 मार्च 2024 की सुबह उनकी बेटी मुस्कान के पास राजकुमार के फ़ोन से एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आता है, पर मुस्कान ने लगभग 3-4 घंटों के बाद इस मैसेज को देखा। जब उसने ये मैसेज सुना तो उसके होश उड़ गए। इसमें राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी काव्या की आवाज़ थी और वो कह रही थी, मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तुम उसको मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तुम उसको मुकुल ने मार दिया। मुस्कान ने फौरन अपने पिता को ये बात बताई। उसके पिता ने जबलपुर में अपने एक जानकार को मिलेनियम कॉलोनी में जाकर पता करने को कहा। वो जानकार राजकुमार विश्वकर्मा के घर पहुंचा। वहां घर का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें दी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तब तक वहां आस पड़ोस के लोग भी जुटना शुरू हो गए थे। सबने कोशिश की, पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तब राजकुमार के भाई के कहने पर उस जानकार ने दोपहर 3 बजे के करीब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस टीम मिलेनियम कॉलोनी पहुंची। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की। फिर पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। घर में अंदर अंधेरा था। डाइनिंग हॉल के साथ किचन में पहुंचते ही पुलिस के होश उड़ गए। वहां पॉलिथीन में लिपटी खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। पड़ोसी ने बताया कि ये राजकुमार विश्वकर्मा हैं। अब परिवार के बाकी सदस्यों काव्या और तनिष्क की तलाश शुरू हुई, पर पूरे घर में दोनों कहीं नहीं मिले। घर के बेडरूम में खून फैला हुआ था और घर की बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। दरअसल दरवाजे को बाहर से गैस कटर जैसी चीज से काटा गया था। इसका मतलब ये था कि कोई बालकनी का दरवाजा काट कर इस घर में घुसा था, जिसने इस मर्डर को अंजाम दिया। थोड़ी ही देर में एक पुलिस वाले की नजर घर में रखे हुए फ्रिज पर पड़ी। उसके हैंडल पर खून के छींटे दिखाई दिए। जब फ्रिज खोला गया तो पुलिस सन्न रह गई। फ्रिज में 8 साल के तनिष्क की लहूलुहान लाश को ठूस कर रखा गया था। लाशों की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें मरे हुए 8 से 9 घंटे बीत चुके हैं। वॉइस मैसेज में कही हुई बात सच थी। अब सभी को घर की बेटी काव्या की चिंता सता रही थी कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो गया हो। पूरे घर में पलंग और ट्रंक जैसे हर सामान में, घर के बाहर और कॉलोनी में भी हर जगह उसे ढूंढा गया, पर काव्या नहीं मिली। मैसेज में काव्या ने मुकुल का नाम लिया था, तो पूछताछ में पता चला कि मुकुल सिंह राजकुमार के पड़ोसी का 19 साल का बेटा है। मुकुल के पिता भी रेलवे में काम करते थे। उसके घर पर भी पता किया गया तो मुकुल वहां भी नहीं मिला और घर में किसी को कुछ नहीं पता था। इन 2 मर्डर्स में मुकुल के शामिल होने की बात से ही उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि मर्डर के बाद मुकुल ने काव्या का किडनैप किया हो। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच वही कॉलोनी से शुरू की। उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं सीसीटीवीज को चेक करना शुरू किया तो जल्दी ही एक सीसीटीवी में दोपहर 12 बजे के करीब मुकुल अपनी लाल रंग की स्कूटी पर जाता हुआ दिखाई दिया। उसके कॉलोनी से बाहर जाने के कुछ देर बाद ही एक लड़की भी बाहर जाती हुई दिखाई दी। कॉलोनी के एक शख्स ने पहचान लिया कि ये राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी काव्या है। अब ये तो तसल्ली हुई कि काव्या ठीक है, पर 12 बजे के करीब घर से बाहर जाना और वो भी मुकुल के पीछे, ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि पुलिस के हिसाब से घर में मर्डर हुए 8-9 घंटे बीत चुके थे। उसी ने सुबह सुबह मैसेज करके अपनी कजन को मर्डर्स के बारे में बताया था।
तो अब घर से 12 बजे निकलने वाली काव्या घर में हुए मर्डर के बाद इतनी नॉर्मल कैसे थी? वो कॉलोनी से बाहर कहाँ जा रही थी और वो भी मुकुल के पीछे? क्या काव्या किसी डर या दबाव में मुकुल के साथ गई थी? अब पुलिस ने जबलपुर में लगे हुए लगभग सभी सीसीटीवीज को चेक करना शुरू किया और जल्दी ही उन्हें कामयाबी मिली जब मदन महल नाम के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ये दोनों स्कूटी पार्क करते हुए नजर आए। काव्या मुकुल के साथ बिल्कुल नॉर्मल थी, ये दोनों बातें भी कर रहे थे। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि जिस काव्या को वो विक्टिम समझ रहे थे वो जरूर मुकुल के साथ इन मर्डर्स में किसी न किसी तरह से शामिल है। इन दोनों की तलाश में पुलिस अब मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंची। वहाँ पार्किंग में मुकुल की स्कूटी मिल गई। पुलिस को लगा कि शायद ये स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़कर कहीं भागे हैं। वहाँ के एक सीसीटीवी में ये स्टेशन में एंटर करते हुए भी दिखाई दिए, पर इन्होंने वहाँ से कोई ट्रेन नहीं पकड़ी। गेट नंबर 1 से एंट्री करने के बाद थोड़ी देर तक ये स्टेशन पर ही घूमते रहे। फिर गेट नंबर 3 से ये बाहर निकल गए। स्टेशन से आगे के सीसीटीवी की जांच में ये दोनों नजदीकी बस अड्डे के पास नजर आए। यहाँ से उन्होंने कटनी के लिए बस पकड़ी। कई बसेस के ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये दोनों 3 बसेस बदलकर कटनी पहुंचे हैं, पर वहाँ जाकर ये दोनों गायब हो गए। लगातार कोशिश के बावजूद ये दोनों पुलिस को चकमा देते रहे। इन्हें पकड़ने की पुलिस की कोशिशें जारी थी। 2-3 दिन यूं ही बीत गए। इस कोशिश के साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे की कहानी भी पता लगानी शुरू की। जांच में जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह से थी कि राजकुमार विश्वकर्मा और मुकुल के पिता दोनों ही रेलवे में काम करते थे। दोनों परिवार उसी मिलेनियम कॉलोनी में रहते थे और आपस में पड़ोसी थे। 19 साल के मुकुल सिंह ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। बॉडी बनाना, फैशन करना, शो ऑफ करना और साउथ की एक्शन थ्रिलर फिल्में देखना उसे बहुत पसंद था। पिता की लाख कोशिशों के बाद भी ना तो उसने आगे पढ़ाई की और ना ही अपने कैरियर के लिए वो सीरियस था। उधर दूसरी तरफ पत्नी की मौत के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारी राजकुमार विश्वकर्मा पर थी। शुरू में उन्हें लगा कि बड़ी होती हुई बेटी उनका सहारा बनेगी, पर माँ के ना होने के बाद काव्या को तो जैसे आज़ादी मिल गई थी। काव्या पहले से मुकुल को जानती थी और जल्दी ही इनके बीच अब अफेयर शुरू हो गया। ये कॉलोनी में और बाहर भी अक्सर मिलने लगे। फिल्मी फैंटेसी में जीने वाले मुकुल ने काव्या को भी हसीन सपने दिखाने शुरू किए। उम्र के इस नाजुक मोड़ पर खड़ी काव्या भी उसके प्यार में दीवानी हो चली थी। एक बार कॉलोनी के ही एक शख्स ने इन दोनों को गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया। जब उसने पिता से शिकायत करने की बात की तो दोनों ने उससे माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तब वो शख्स भी मान गया और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर मुकुल इससे बुरी तरह चिढ़ गया था। बदला लेने के लिए मुकुल के कहने पर ही काव्या ने अपने पिता से उस शख्स की शिकायत कर दी थी कि वो आते जाते काव्या के साथ गलत हरकत करता है। तब कॉलोनी में बहुत हंगामा हुआ था और उस शख्स को कॉलोनी छोड़कर जाना भी पड़ा था। लेकिन जल्दी ही मुकुल और काव्या के अफेयर की खबरें राजकुमार के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने प्यार से, गुस्से से, हर तरह से काव्या को समझाया, पर उस पर तो जैसे मुकुल का जादू सवार था। राजकुमार का मुकुल के पिता से इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। मुकुल के पिता खुद उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। उन्होंने मुकुल को समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमार को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो नौकरी और घर के हालात में तालमेल कैसे बिठाए। काव्या अभी बहुत छोटी थी, सिर्फ 15 साल की थी। उधर काव्या को पिता की रोक टोक खटकने लगी थी। अगस्त 2023 में मुकुल और काव्या एक बार घर से भाग गए थे। 1-2 दिनों तक घर से बाहर रहे पर जल्दी ही पकड़े गए। पर इसके बाद मुकुल ने काव्या से शादी करने की इच्छा भी जताई, जिसके लिए राजकुमार किसी भी कीमत पर राजी नहीं थे। बात बढ़ती देख सितंबर 2023 में राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ थाने में काव्या से रेप की कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें काव्या ने भी अपने साथ रेप होने का ही बयान दिया। काव्या नाबालिग थी। इसी बयान की वजह से पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन 1 महीने बाद ही जब ये केस कोर्ट में चला तो वहाँ काव्या रेप के बयान से पलट गई कि मुकुल ने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसी आधार पर मुकुल को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। बेटी की इस हरकत से पिता राजकुमार बुरी तरह परेशान हो उठे। मुकुल के जेल से बाहर आने से पहले ही उन्होंने काव्या को अपने भाई के पास पिपरिया भेज दिया ताकि वो मुकुल से दूर रहे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन दोनों ने अब मौज नाम की ऐप पर बातचीत करना शुरू कर दिया। मुकुल बदले की भावना से भरा हुआ था। इन दोनों के लिए अब राजकुमार विश्वकर्मा सबसे बड़ा दुश्मन थे। 2024 के फरवरी-मार्च में काव्या के 10वीं के एग्जाम थे, जिसके लिए पिता काव्या को वापस जबलपुर ले आए। यहाँ आते ही काव्या ने फिर से मुकुल से मिलना जुलना शुरू कर दिया।
काव्या इस कदर मुकुल के प्यार में पागल थी जिसके आगे उसे पिता की सीख और अपनी पढ़ाई और कैरियर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बल्कि अब तो पिता ही उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन दिखाई दे रहे थे। इधर जैसे ही राजकुमार को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने काव्या पर हर तरफ से पाबंदी लगा दी। ऑफिस जाते वक्त वो बाहर से ताला लगा कर जाते और उनके वापस आने के बाद ही घर का ताला खुलता था। काव्या का कभी एग्जाम होता या उसे बाहर जाना होता तो पिता हमेशा उसके साथ रहते। रात को भी घर के दरवाजे पर ताला लगा होता था। काव्या को यह पाबंदियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इस कैद से आज़ाद होना चाहती थी। उधर मुकुल भी बदले की भावना से भरा हुआ था। काव्या ने उसे बताया कि एग्जाम खत्म होने के बाद 17 मार्च को ही पिता उसे फिर से पिपरिया भेजने वाले हैं। अब मुकुल ने एक भयानक प्लान बनाया। उसने और काव्या ने मिलकर राजकुमार को रास्ते से हटाने का इरादा कर लिया। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मुकुल ने कई क्राइम थ्रिलर मूवीज देखी। प्लानिंग के तहत ही उसने ऑनलाइन एक गैस कटर और ग्लव्स मंगवाए, क्योंकि अगर वो किसी दुकान से खरीदता तो शायद बाद में पकड़ा जा सकता था। डिलीवरी के लिए एड्रेस भी उसने मदन महल स्टेशन का ही दिया था, ताकि बाद में उसके घर का किसी को पता न चल सके। गैस कटर और ग्लव्स की डिलीवरी लेने के बाद उसने उन्हें घर के गैरेज में छुपा दिया, इसीलिए घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। 19 साल के मुकुल ने जिस शातिर तरीके से इस कांड को अंजाम दिया, उसने पुलिस को भी चौंका दिया था। 14 मार्च की देर रात से ही ये काव्या के फ्लैट के चक्कर लगाता रहा। रात 3 बजे के करीब जब सब सो गए, तब प्लान के तहत ये बालकनी में पहुंचा। इसने गैस कटर से बालकनी के दरवाजे की कुंडी काटी और घर में घुस गया। काव्या इसका इंतजार ही कर रही थी। मुकुल सीधा बेडरूम में गया और उसने बिना देर किए साथ लाई हुई कुल्हाड़ी से सोते हुए राजकुमार पर कई बार वार किया, जिससे नींद में ही राजकुमार की मौत हो गई। शोर सुनकर 8 साल का तनिष्क भी जाग गया तो मुकुल ने कुल्हाड़ी से उस मासूम पर भी हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के 1-2 वार से ही उस मासूम की जान चली गई। हत्या के बाद इनका इरादा लाशों के टुकड़े करके ठिकाने लगाने का था, पर वहां फैला खून देखकर इनकी हिम्मत जवाब दे गई। तब इन दोनों ने राजकुमार की लाश एक पॉलिथीन में लपेटकर किचन में रख दी और तनिष्क की लाश को घर के फ्रिज में ठूस दिया। वहां फैली बदबू को कम करने के लिए इन्होंने घर में कई अगरबत्तियां भी जलाई। सुबह का उजाला हो रहा था। इसी बीच घर पर आए दूध वाले से काव्या ने दूध भी लिया। इन्होंने आराम से घर में बैठकर नाश्ता किया। मुकुल लगातार आगे की प्लानिंग तैयार कर रहा था। इसी बीच मुकुल के कहने पर काव्या ने अपनी कजन को पिपरिया में वॉइस मैसेज भी भेजा। काव्या ने पिता का डेबिट कार्ड और माँ के गहने एक बैग में इकट्ठा किए। सब कुछ तय होने के बाद पहले मुकुल और फिर काव्या पीछे की बालकनी के रास्ते से घर से बाहर निकल गए। पहले मुकुल स्कूटी लेकर कॉलोनी से निकला और फिर बाद में काव्या। बाद में ये दोनों एक साथ स्टेशन होते हुए बस पकड़कर कटनी निकल गए। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया था। हर स्टेट की पुलिस को इनकी खबर भेजी गई, लेकिन ये हर जगह पुलिस को चकमा देते रहे। मुकुल ने राजकुमार के डेबिट कार्ड से कुल 1.5 लाख रुपए थोड़े थोड़े करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये होटल्स में स्टे करते, पर एक दिन से ज्यादा ये कहीं भी नहीं रुके। कहीं भी ये डेबिट कार्ड यूज करते तो कुछ घंटों बाद ही वहां से निकल जाते। मुकुल इस मामले में पुलिस वालों से एक कदम आगे ही चल रहा था। 2-2.5 महीने तक ये लगातार पुलिस को इधर उधर भगाते रहे। इतने टाइम में ये दोनों मुंबई, पुणे, गोवा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में गए। इन्होंने बेंगलुरु में नौकरी ढूंढने की भी कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए। बेंगलुरु में ये एक दोस्त के घर भी रुके, पर जब उस दोस्त को इनका मर्डर करके भागने का पता चला तो उसने इन दोनों को अपने घर से भगा दिया। जब डेबिट कार्ड से होने वाली ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हुए भी पुलिस इनको नहीं पकड़ पाई, तब पुलिस ने राजकुमार और मुकुल के बैंक खाते ही सीज करवा दिए। इन्हें ट्रैक करते हुए पुलिस करीब 8500 किलोमीटर तक जगह जगह भटकती रही। पुलिस ने पूरे देश में लगभग 10,000 पोस्टर्स भी बंटवाए। इन पोस्टर्स में इनके हुलिये के साथ खबर देने वालों को इनाम की घोषणा भी की गई थी। इतनी स्टेट्स में भटकने के बाद पुलिस नेपाल बॉर्डर पर भी नजर रखे हुए थी कि कहीं ये दोनों नेपाल न भाग जाएं। शुरू में ये दोनों महंगे होटल्स में रुकते थे। इनका ज्यादातर पैसा होटल्स में रहने, ट्रेन और बस में ट्रैवलिंग करने में ही खर्च हो रहा था। अच्छे खाने पीने के साथ मुकुल शराब पर भी बहुत पैसा खर्च करता था। पर जब बैंक खाते सीज हुए तो पैसों की तंगी होने लगी। इधर उधर भागते भागते ये लोग आखिर में हरिद्वार पहुंचे। वहाँ होटल में रुकने की बजाय ये आश्रमों में ठहरे। ये गुरुद्वारों या भंडारों में खाना खाते थे। ज्यादातर समय ये हर की पौड़ी पर ही टाइम बिताते। कई बार ये रात बिताने के लिए सरकारी अस्पताल में जाकर वहाँ लोगों की भीड़ में जाकर सो जाते थे। वहीं के बाथरूम में फ्रेश हो जाते। 29 मई की सुबह भी ये दोनों जिला अस्पताल में पहुंचे। वहाँ एक महिला सुरक्षा कर्मी ने इन्हें नोटिस किया। उसने इनके पोस्टर्स कहीं देखे थे। उस लेडी ने फौरन पुलिस को फोन करके इसकी खबर दी। हरिद्वार पुलिस ने जब इस लड़की को पकड़ा तब वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ ही जा रही थी, पर मुकुल मौका देखकर वहां से फरार हो गया।
जबलपुर पुलिस भी हरिद्वार पहुंची और काव्या को हिरासत में लेकर वापस जबलपुर ले आई। पूछताछ में उसने 15 मार्च और पिछले 2-2.5 महीने की पूरी कहानी सुनाई कि वो कहां कहां गए, कहां रुके और कैसे रहे और कैसे अपना टाइम बिताया। इसी पूछताछ में ये भी पता चला कि मुकुल शुरू से ही काव्या के साथ संबंध बनाता रहा था। इन 2-2.5 महीनों के दौरान भी उसने कई बार काव्या से फिजिकल रिलेशन बनाए। पुलिस वालों की माने तो मुकुल ने काव्या का कई बार रेप किया था। अभी पुलिस नए सिरे से मुकुल को ढूंढने और पकड़ने का प्लान बना ही रही थी कि 30 मई को रात 11 बजे के करीब जबलपुर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक युवक दाखिल हुआ। उसने अपने मुंह पर गमछा लपेटा हुआ था। एक कांस्टेबल से उसने एसएचओ से मिलने की बात कही। जब कांस्टेबल ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उस युवक ने कहा कि मैं वही हूँ जिसे पुलिस पिछले 75 दिनों से 2 मर्डर केस में ढूंढ रही है। मेरा नाम मुकुल सिंह है और मैं सरेंडर करने आया हूँ। उसका नाम सुनते ही थाने में सबके कान खड़े हो गए। जिस लड़के ने जबलपुर पुलिस को पिछले 2.5 महीने से नचा रखा था, वो उनके सामने खड़ा था। उसे फौरन हिरासत में लिया गया। पूछताछ में जब उससे मर्डर का कारण पूछा तो उसने कहा कि वो राजकुमार से बेहद गुस्सा था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। इसी पूछताछ के दौरान मुकुल की छाती पर 5 खोपड़ियों वाले शैतान का टैटू भी दिखाई दिया। मुकुल ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद ही उसने ये टैटू बनवाया था। इसमें बनी 5 खोपड़ियों का मतलब ये था कि उसे 5 मर्डर करने थे, उन सब के जिनको वो अपना दुश्मन समझता था, जिनकी वजह से वो जेल गया था। जिसमें सबसे पहले थे राजकुमार विश्वकर्मा, दूसरा एक पड़ोसी अंकल जो उसे अक्सर टोका करते थे, एक जानकार महिला जो काव्या को चैटिंग करने से रोकती थी, चौथा एक महिला एएसआई जो जेल के दौरान उसे मिली थी, और 5वां नंबर था उसी नाबालिग काव्या का। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आखिर में वो काव्या का भी मर्डर करना चाहता था, क्योंकि उसी की गवाही पर उसे जेल हुई थी। जब उससे पूछा गया कि उसने सरेंडर क्यों किया, तो उसने कहा कि एक तो उसके पास अब पैसे नहीं थे, और दूसरा काव्या के पकड़े जाने के बाद उसे डर था कि कहीं काव्या फिर उसके खिलाफ गवाही न दे दे, कहीं सारा इल्जाम उसके सिर मढ़कर खुद न बच निकले। उसकी गवाही से पुराने रेप केस का दोष भी उसके सिर पर आ जाता, और असल में ऐसा हुआ भी। पकड़े जाने के बाद काव्या का यही कहना है कि मुकुल ने ही दोनों मर्डर किए हैं और उसके साथ कई बार रेप भी किया है। मुकुल के खिलाफ मर्डर और नाबालिग से संबंध बनाने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 30 मई को हुई इस गिरफ्तारी के बाद दोनों अब पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है। उनकी कोशिश है कि नाबालिग बेटी पर भी बड़ों की तरह ही मुकदमा चलाया जाए। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।